नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द की गहराई में उतर रहे हैं जिसे हम अक्सर सुनते हैं, आ कभी तारीफ में तो कभी शिकायत में। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। हाँ बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी। ये शब्द आया कहाँ से है? दिलचस्प बात है, मैंने पढ़ा कि 1745 में एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे, विंसेंट डी गुर्ने। हाँ हाँ। उन्होंने इसे ब्यूरोक्रेसी मीनिया कहा था, जैसे कोई बीमारी हो। बीमारी? हाँ, फ्रेंच में ब्यूरो का मतलब डेस्क होता है, तो शायद वहीं से आया डेस्क का शासन या मेज का राज। सही। डेस्क पर बैठकर नियमों से शासन चलाने वाली व्यवस्था। फिर यह शब्द जर्मन में गया, फिर अंग्रेजी में, और दूसरी भाषाओं में भी फैला। थॉमस कार्लाइल जैसे लोगों ने तो इसे महाद्वीपीय उपद्रव यानी कॉन्टिनेंटल न्यूसेंस तक कह दिया था। उपद्रव। तो लगता है शुरू से ही थोड़ी नकारात्मक छवि रही है इसकी। हाँ, कुछ हद तक तो रही है। लेकिन इसे समझने की जो गंभीर कोशिश है वो किसने की? हमने सुना है कि कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट मिशेल्स जैसे विचारकों ने भी इस पर लिखा, पर व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय शायद किसी और को है। बिल्कुल सही। नौकरशाही का जो सबसे व्यवस्थित और प्रभावशाली विश्लेषण मिलता है वो जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर का है, 1864 से 1920। मैक्स वेबर, हाँ। एसआर महेश्वरी जैसे विद्वान भी मानते हैं कि वेबर ने ही, आप कह सकते हैं, नौकरशाही के समाजशास्त्री अध्ययन की नींव रखी। अच्छा। उन्होंने इसे सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक ही नहीं देखा, बल्कि किसी भी बड़े संगठन के लक्ष्यों को तर्कसंगत तरीके से पाने के लिए जरूरी माना। तो आज हमारी चर्चा वेबर के विचारों पर ही केंद्रित रहेगी। उनका नौकरशाही का मॉडल क्या था? सत्ता या अथॉरिटी को वो कैसे देखते थे? हाँ, और उस मॉडल की खासियतें क्या थीं, और हाँ, क्या उसकी आलोचनाएं भी हुई? बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। वेबर ने अपने मॉडल को आदर्श प्रकार कहा था। ये आदर्श शब्द थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या इसका मतलब है परफेक्ट या सबसे अच्छा? मैंने, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वेबर का आदर्श प्रकार या आइडियल टाइप ये परफेक्ट या सबसे अच्छा होने का दावा नहीं करता। ये असल में एक वैचारिक औजार है, एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट। मेंटल कंस्ट्रक्ट मतलब सोचिए, ये एक तरह का शुद्ध तार्किक मॉडल है जो शायद असल दुनिया में 100% कहीं ना मिले। जैसे ज्यामिति में एक आदर्श वृत्त होता है ना। हाँ बिल्कुल, परफेक्ट सर्कल जो असल में बनाना मुश्किल है। बिल्कुल वैसा ही। तो इस आदर्श प्रकार का मकसद वास्तविकता को नापना और समझना है, ये बताना नहीं कि वास्तविकता कैसी होनी चाहिए। अच्छा। तो एक तरह का पैमाना या बेंचमार्क हुआ जिससे हम असल दुनिया के संगठनों की तुलना कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। और ये सिर्फ सरकारी दफ्तरों के लिए नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहित भट्टाचार्य ने भी इस पर जोर दिया है। वेबर के लिए नौकरशाही जो है वो बड़े पैमाने पर सामूहिक काम को तर्कसंगत यानी रैशनल बनाने का एक तरीका था। अच्छा। चाहे वो सरकार हो, कोई कंपनी हो, सेना हो या कोई और बड़ा संगठन, ये सिर्फ राज्य का एक पुर्जा नहीं है, बल्कि समाज के युक्तिकरण, जिसे वो रैशनलाइजेशन कहते थे, उस बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है। और इस युक्तिकरण को समझने के लिए वेबर ने सत्ता या अथॉरिटी की बात की। ये क्या है? हाँ, वेबर के नौकरशाही मॉडल को समझने के लिए उनकी सत्ता की अवधारणा, मतलब अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है। वेबर ने शक्ति, पावर और प्राधिकार, अथॉरिटी में फर्क किया। शक्ति का मतलब है दूसरों से अपनी बात मनवा लेना, चाहे वो विरोधी क्यों न करें, जबरदस्ती भी हो सकती है। लेकिन प्राधिकार, अथॉरिटी, वो शक्ति है जिसे लोग वैध मानते हैं, मतलब सही मानते हैं, और अपनी मर्जी से उसका पालन करते हैं। अच्छा, तो लेजिटिमेसी जरूरी है। हाँ, प्रशासन वेबर के अनुसार इसी वैध शक्ति यानी प्राधिकार का इस्तेमाल है, प्रभुत्व का प्रयोग है, डोमिनेशन। तो ये वैधता, ये लेजिटिमेसी आती कहाँ से है? क्या हर तरह की सत्ता एक जैसी होती है? नहीं, वेबर ने वैधता के आधार पर प्राधिकार के 3 शुद्ध प्रकार बताए हैं, जैसा रमेश के अरोड़ा ने समझाया है। 3 प्रकार कौन कौन से? पहला है पारंपरिक सत्ता, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ये सदियों से चली आ रही परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित होती है। जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, ये परंपरा है। लोग राजा की आज्ञा इसलिए मानते हैं क्योंकि वो पद पारंपरिक रूप से वैध है। यहाँ वफादारी व्यक्ति यानी राजा के प्रति होती है। ठीक है, परंपरा पर आधारित। और दूसरा है करिश्माई सत्ता, करिश्मेटिक अथॉरिटी। करिश्माई? हाँ, ये किसी व्यक्ति के असाधारण गुणों, उसकी वीरता, पवित्रता या भाषण कला, उसके करिश्मे पर आधारित होती है। लोग नेता का अनुसरण इसलिए करते हैं क्योंकि वो उसके व्यक्तित्व से चमत्कृत होते हैं, उसमें गहरा विश्वास रखते हैं। अच्छा, जैसे कोई क्रांतिकारी नेता या कोई बहुत प्रभावशाली धार्मिक गुरु। बिल्कुल।
लेकिन ये सत्ता थोड़ी अस्थिर होती है, क्योंकि ये व्यक्ति पर निर्भर है। नेता के जाते ही या करिश्मा फीका पड़ते ही ये खत्म हो सकती है। यहाँ अनुयायी नेता के प्रति व्यक्तिगत भक्ति से जुड़े होते हैं। और तीसरा प्रकार जो नौकरशाही से जुड़ा है। हाँ, वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। विधिक तर्कसंगत सत्ता, लीगल रैशनल अथॉरिटी। लीगल रैशनल ये न तो परंपरा पर आधारित है, न ही किसी व्यक्ति के करिश्मे पर। ये आधारित है तर्कसंगत रूप से बनाए गए कानूनों और नियमों की व्यवस्था पर, लीगल कोड पे। अच्छा, तो कानून का शासन। बिल्कुल। लोग आदेश इसलिए मानते हैं क्योंकि वो कानून के अनुसार दिए गए हैं, और जो आदेश दे रहा है वो उस पद पर कानूनी प्रक्रिया से बैठा है। यहाँ वफादारी कानून और नियमों की जो अव्यक्तिक व्यवस्था है उसके प्रति होती है, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं। अच्छा, यही आधुनिक राज्य और आधुनिक नौकरशाही का आधार है। तो यही है वो कनेक्शन, विधिक तर्कसंगत सत्ता और नौकरशाही। तो इस आदर्श नौकरशाही की शक्ल कैसी होती है? वेबर ने इसकी क्या विशेषताएं बताई? उनकी किताब में तो शायद 10 विशेषताएं गिनाई गई हैं। हाँ, उनकी किताब द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने काफी विस्तार से बताया है, पर उन 10 बिंदुओं का सार समझना ज्यादा जरूरी है। हम कुछ मुख्य सिद्धांत निकाल सकते हैं। हाँ, वो बेहतर रहेगा। पहला, स्पष्ट पदानुक्रम और कार्यक्षेत्र, हायरार्की और डिफाइंड रोल्स। मतलब संगठन एक पिरामिड की तरह होता है, कौन किसे रिपोर्ट करेगा ये साफ होता है। ठीक है। और हर पद का काम, उसके अधिकार, उसकी जिम्मेदारी, ये सब बिल्कुल तय होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं कि किसका क्या काम है। स्पष्टता। दूसरा, नियमों का शासन और अव्यक्तिकता, रूल बेस्ड और इम्पर्सनल। फैसले व्यक्तिगत पसंद नापसंद या भावनाओं से नहीं लिए जाते। अच्छा। बल्कि लिखित, तर्कसंगत नियमों के आधार पर लिए जाते हैं। सबके लिए एक ही नियम। अधिकारी खुद भी नियमों से बंधा होता है, इससे पक्षपात की गुंजाइश कम होती है। इम्पर्सनैलिटी और व्यक्तिकता। तीसरा सिद्धांत। तीसरा, योग्यता आधारित भर्ती और करियर, मेरिटोक्रेसी और करियर पाथ। मतलब कर्मचारियों का चुनाव उनकी तकनीकी योग्यता के आधार पर होता है, परीक्षा से, डिग्री से, जान पहचान या सिफारिश से नहीं। आदर्श रूप में तो नहीं। काम करना एक पेशा है, प्रोफेशन है, कोई शौकिया काम नहीं। और इसमें तरक्की के मौके भी होते हैं जो प्रदर्शन या वरिष्ठता पर आधारित होते हैं। ठीक है, मेरिट बेस्ड। और चौथा, कार्यालय और व्यक्ति का अलगाव, सेपरेशन ऑफ ऑफिस एंड इनकम्बेंट। मतलब ऑफिस की संपत्ति और पद अधिकारी की निजी जागीर नहीं होते। अच्छा, तो ये 4 मुख्य स्तंभ हो गए, पदानुक्रम, नियम, योग्यता और पद का सम्मान या अलगाव। सुनने में तो ये बहुत व्यवस्थित और शायद कुशल भी लगता है। हाँ, मोहित भट्टाचार्य ने भी तर्कसंगतता, अवैयक्तिकता और तटस्थता जैसी बातों पर जोर दिया था, जो इन्हीं सिद्धांतों से निकलती हैं। तो क्या वेबर इसे सबसे अच्छी व्यवस्था मानते थे या सबसे कुशल? वेबर इसे तकनीकी रूप से सबसे कुशल, मोस्ट इफिशिएंट व्यवस्था मानते थे। उनका कहना था कि सटीकता, स्थिरता, अनुशासन और विश्वसनीयता के मामले में ये किसी भी पुरानी व्यवस्था जैसे पारंपरिक या करिश्माई उनसे कहीं बेहतर है। अच्छा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी प्रक्रिया का नतीजा क्या होगा। कैलकुलेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स। बड़े पैमाने पर काम करने के लिए, चाहे वो सरकार चलाना हो या फैक्ट्री, वेबर के अनुसार नौकरशाही अनिवार्य है। अनिवार्य। हाँ, उनका मानना था कि ये शौकिया या मानद काम करने वालों डिलेटेंटिज्म पर हमेशा भारी पड़ेगी। ये ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। सबसे कुशल, प्रिडिक्टेबिलिटी। लेकिन क्या कुशलता ही सब कुछ है? इतनी नियमबद्ध, नियंत्रित, अव्यक्तिक व्यवस्था, क्या ये थोड़ी अमानवीय या खतरनाक नहीं हो सकती? जैसे एक मशीन जो बिना भावना के चलती रहे। बिल्कुल, ये बहुत वाजिब सवाल है। क्या वेबर ने इस बारे में सोचा था? हाँ, वेबर इस खतरे से पूरी तरह वाकिफ थे। वो खुद नौकरशाही को एक शक्तिशाली लौह पिंजरा, आयरन केज भी कहते थे। लौह पिंजरा, आयरन केज। हाँ, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को, उसकी रचनात्मकता को सीमित कर सकता है। मार्टिन एल्ब्रो ने बताया है कि वेबर ने इसकी अत्यधिक शक्ति को नियंत्रित करने के कुछ तरीके भी सुझाए थे। अच्छा, क्या तरीके? जैसे एक था कॉलेजियलिटी, मतलब निर्णय लेने में एक से ज्यादा लोगों को शामिल करना ताकि शक्ति बटी रहे, सिंगल व्यक्ति के हाथ में सारी पावर न हो। ठीक है। दूसरा, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। काम और जिम्मेदारियों को अलग अलग इकाइयों में बांटना,
चेक्स एंड बैलेंसेस जैसा कुछ। उन्होंने शौकिया प्रशासन या प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसे तरीकों पर भी विचार किया, लेकिन उन्हें बड़े समाजों के लिए अव्यवहारिक माना। तो सबसे कारगर तरीका क्या माना उन्होंने? वेबर मानते थे कि सबसे व्यवहारिक और कारगर तरीका है प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन। अच्छा। यानी चुने हुए नेताओं जैसे संसद सदस्य, उनके जरिए नौकरशाही पर नियंत्रण रखना। अच्छा, पॉलिटिकल कंट्रोल। हाँ, राजनेताओं का काम है लक्ष्य तय करना, नीतियां बनाना, और नौकरशाही का काम है उन लक्ष्यों को कुशलता से पूरा करना। एक तरह का तालमेल। तो वेबर ने दक्षता के साथ नियंत्रण की जरूरत को भी पहचाना। अब ये समझते हैं कि ये व्यवस्था इतनी हावी क्यों हुई। इसके उदय के पीछे क्या बड़े कारण थे वेबर के अनुसार? वेबर ने कई सारे जुड़े हुए कारण बताए थे। अगर संक्षेप में देखें तो हाँ। एक तो आर्थिक बदलाव थे, जैसे मुद्रा अर्थव्यवस्था का आना। इससे अधिकारियों को नियमित वेतन देना आसान हो गया, बजाय जमीन या दूसरी चीजें देने के। हाँ, ये बात तो है। और पूंजीवाद का विकास। पूंजीवाद को स्थिर, अनुमान लगाने योग्य नियमों और कानूनों की जरूरत थी, जो नौकरशाही दे सकती थी। ठीक। आर्थिक कारण और फिर सामाजिक राजनीतिक बदलाव भी थे, जैसे लोकतंत्र का बढ़ना, जिसमें कानून के सामने सब बराबर हों। ये विचार नौकरशाही के अव्यक्तिक नियमों से मेल खाता था। और राज्यों का आकार बड़ा होता गया, जिससे प्रशासनिक समस्याएं जटिल होती गईं। उन्हें संभालने के लिए एक व्यवस्थित तंत्र चाहिए था। सही बात है। फिर कुछ तकनीकी और सांस्कृतिक कारक भी थे, जैसे संचार के आधुनिक साधनों का विकास, टेलीग्राफ, रेलवे वगैरह। इनसे दूर तक नियंत्रण रखना संभव हुआ। हाँ, कंट्रोल आसान हुआ। और समाज में तर्क संगत सोच का बढ़ना, मतलब हर चीज को लॉजिक से, कुशलता से करने पर जोर दिया जाने लगा। वैज्ञानिक सोच का प्रभाव। और जनसंख्या। हाँ, बढ़ती जनसंख्या ने भी बड़े संगठनों और उनके प्रबंधन की जरूरत पैदा की। तो ये सब चीजें मिलकर एक ऐसी जमीन तैयार करती हैं जहां नौकरशाही पनप सके और प्रभावी हो सके। ये सब कारण समझ में आते हैं, लेकिन क्या सभी विचारक वेबर से सहमत थे? हमने शुरू में मार्क्स, मिशेल्स, मॉस्का का नाम लिया था। क्या उनके विचार अलग थे? हाँ, उनके दृष्टिकोण निश्चित रूप से अलग थे और वेबर के मॉडल पर कह सकते हैं महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। जैसे कि कार्ल मार्क्स का क्या कहना था? कार्ल मार्क्स नौकरशाही को तटस्थ या कुशल नहीं मानते थे। उनके लिए ये शासक वर्ग यानी पूंजीपतियों के हाथ का एक औजार थी। औजार? हाँ, एक इंस्ट्रूमेंट जो पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करती थी और मजदूर वर्ग का शोषण बनाए रखने में मदद करती थी। राज्य और नौकरशाही मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष में एक पक्ष लेते हैं, वो तटस्थ नहीं होते। अरे, ये तो वेबर के विचार से बिल्कुल उल्टा है। हाँ, बिल्कुल अलग नजरिया है। और रॉबर्ट मिशेल्स, उन्होंने क्या कहा? रॉबर्ट मिशेल्स ने अल्पतंत्र के लॉ नियम, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का सिद्धांत दिया। अल्पतंत्र का लौह नियम, ये क्या है? उनका कहना था कि कोई भी बड़ा संगठन, चाहे वो कितना भी लोकतांत्रिक इरादे से क्यों न शुरू हुआ हो, अंदर से कुछ गिने चुने नेताओं के नियंत्रण में आ ही जाता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि बड़े संगठन को चलाने के लिए विशेषज्ञता और समन्वय की जरूरत होती है, जो आम सदस्यों के पास नहीं होती। तो शक्ति कुछ नेताओं के हाथ में केंद्रित हो जाती है। ये नेता फिर अपनी शक्ति बनाए रखने में लग जाते हैं और संगठन के जो मूल उद्देश्य थे वो पीछे छूट जाते हैं। इस तरह नौकरशाही अनिवार्य रूप से लोकतंत्र को कमजोर करके एक छोटे समूह ओलिगार्की का शासन स्थापित कर देती है। बाप रे, यानी संगठन का आकार ही लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाता है उनके अनुसार। हाँ, कुछ ऐसा ही उनका तर्क था। और गाएटानो मोस्का, उनका क्या विचार था? गाएटानो मोस्का का मानना था कि हर समाज में एक शासक वर्ग, रूलिंग क्लास होता ही है, जो अल्पसंख्यक होता है लेकिन संगठित होता है और शासन करता है। ठीक है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यवस्थाएं या तो सामंती फ्यूडल होती हैं या नौकरशाही ब्यूरोक्रेटिक। बड़े राज्यों और साम्राज्यों को चलाने के लिए नौकरशाही जरूरी है, क्योंकि वो केंद्रीकृत नियंत्रण संभव बनाती है। तो वो भी इसे जरूरी मानते थे। हाँ, बड़े राज्यों के लिए जरूरी मानते थे, लेकिन वेबर की तरह वो इसे जरूरी नहीं कि सबसे तर्कसंगत या कुशल मानते हों, बल्कि बड़े पैमाने पर शासन चलाने की एक व्यावहारिक जरूरत के रूप में देखते थे। तो जहां वेबर दक्षता और तर्कसंगतता पर जोर दे रहे हैं, वहीं मार्क्स इसे वर्ग संघर्ष का हथियार बता रहे हैं, मिशेल्स इसे लोकतंत्र के लिए खतरा मान रहे हैं और मोस्का इसे बड़े राज्यों की एक व्यावहारिक अनिवार्यता। ये अलग अलग पहलू नौकरशाही की तस्वीर को काफी जटिल बना देते हैं। बिल्कुल, और ये आलोचनाएं हमें याद दिलाती हैं कि नौकरशाही सिर्फ एक प्रशासनिक तकनीक नहीं है, इसके गहरे सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी हैं। वेबर का आदर्श प्रकार
समझने के लिए एक बहुत अच्छा शुरुआती बिंदु है, लेकिन असल दुनिया की नौकरशाही इन आलोचनाओं से अछूती नहीं है। तो आज हमने मैक्स वेबर के नौकरशाही के आदर्श प्रकार की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की। हमने समझा कि ये एक वैचारिक मॉडल है जो तर्कसंगतता, नियमों, पदानुक्रम और योग्यता पर आधारित है। हाँ, और इसका गहरा संबंध विधिक तर्कसंगत सत्ता से है। हमने इसकी कथित कुशलता और वेबर द्वारा सुझाए गए नियंत्रण के तरीकों पर भी बात की और जाना कि किन ऐतिहासिक परिस्थितियों ने इसके उदय में भूमिका निभाई। हाँ, और साथ ही मार्क्स, मिशेल्स और मॉस्का जैसे आलोचकों के नजरिए को भी समझा, जो हमें इसकी सीमाओं और कह सकते हैं खतरों के प्रति सचेत करते हैं। ये तो स्पष्ट है कि नौकरशाही अपने फायदों और नुकसानों के साथ आधुनिक दुनिया का एक अहम हिस्सा रही है। पर अब सवाल ये उठता है, और ये हमारे श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु हो सकता है, हाँ, कि आज की जो दुनिया है, इतनी तेज रफ्तार, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, नेटवर्क वाली दुनिया, जहां लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी और नवाचार, इनोवेशन पे इतना जोर है, क्या वहां वेबर का ये लगभग सदी पुराना आदर्श प्रकार आज भी उतना ही प्रासंगिक है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या हम नौकरशाही के बिल्कुल नए रूप देख रहे हैं, या ये पुरानी व्यवस्था ही नए जमाने के साथ बस ढल रही है, अडेप्ट कर रही है? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।